गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, लेट्स सपोज आपने किसी प्रॉपर्टी को सेल किया जिसका सेलिंग प्राइस था 5 करोड़ रुपए का। उस प्रॉपर्टी को आपने 10 साल पहले परचेज किया था 1 करोड़ रुपए में। तो इस केस में जब आप उसको सेल करते हो तो आपको 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को इनकम टैक्स एक्ट में बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जब आपकी इनकम हो जाती है, आपका गेन है, तो आपको उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेट्स सपोज 12.5% की रेट से टैक्स है, तो 4 करोड़ पर 12.5% की रेट से आपका टैक्स निकल कर आ गया 50 लाख रुपए। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, उसके सेल करते ही हमारे हाथ में कैपिटल गेन की इनकम अराइज हो जाती है और हमारे ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। हमको चाहे उस गेन का एक भी रुपया मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना टैक्स टाइम पर चाहिए होता है और एक झटके में हमको लाखों रुपए का टैक्स पे करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अपने इस टैक्स को, इतने हैवी टैक्स को सेव कर सके, हमारा टैक्स जीरो हो जाए? क्या कोई ऐसा रास्ता है? देन आंसर इज यस। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे 3 रास्तों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना इतना हैवी टैक्स का अमाउंट जीरो कर सकते हैं, अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इसी बात को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नहीं है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54 F, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन सेक्शन का बेनिफिट लेके आप अपने कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हैं। नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करें तो सेक्शन 54 है, उसमें सेक्शन 82, सेक्शन 54 EC का जो नया सेक्शन है वो है सेक्शन 85 एंड सेक्शन 54 F का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 86। तो सबसे पहले हम सेक्शन 54 को डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हमको सेक्शन 54 समझ में आ गया तो उसके बाद में सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54 F को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले इस सेक्शन से, सेक्शन 54 से हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास कोई घर है, आपके पास कोई फ्लैट है, इसको आप सेल करते हो। इसको सेल करने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब इस गेन पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट अगर आप अपने टैक्स को सेव करना चाहते हो तो आप क्या करो, ये जो गेन है आप अपने पास मत रखो, इस गेन को आप किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो घर सेल किया, फ्लैट सेल किया, इसके बाद में इसका जो प्रॉफिट आपके हाथ में आया है उसको किसी दूसरे घर या फिर फ्लैट में आप इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 54, इसमें कंडीशन क्या है कि आप क्या सेल कर रहे हो? आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब किसी घर या फ्लैट को सेल कर रहे हो। अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करते हो तो फिर आप इस वाले सेक्शन से, सेक्शन 54 से आउट हो जाओगे, फिर आपको दूसरे सेक्शंस देखने पड़ेंगे। तो ये किसकी बात करता है? क्या सेल कर रहे हैं? हमारी ओरिजिनल एसेट क्या है? हम घर या फ्लैट सेल कर रहे हैं। उसका जो हमारे हाथ में गेन आया है, जो प्रॉफिट आया है, उसको हम लगा देते हैं किसी दूसरे घर या फ्लैट को परचेज करने में या फिर कंस्ट्रक्शन करवाने में। तो आप क्या करो, एक दूसरा घर परचेज कर लो, या फिर आप चाहते हो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो आप किसी दूसरे घर का कंस्ट्रक्शन करा लो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो घर है वो आपको इंडिया में ही परचेज करना है या फिर कंस्ट्रक्ट कराना है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की और आप चाहते हो कि आप फॉरेन में नया घर परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट करा लो, तो इस सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर ये जो कैपिटल गेन है इस पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब जो घर आप परचेज करना चाहते हो वो नया घर भी हो सकता है कि रीसेल में आपको मिल रहा हो, किसी का पुराना घर मिल रहा हो, वो आप खरीदना चाहते हो तो भी आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, आपके पास कोई लैंड पड़ी थी, उस पर आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हो, आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप किसी नई लैंड को, नई जमीन को परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, बिल्कुल करा सकते हो, आपको फिर भी एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नई प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। किसी का
पुराना घर है वो परचेज कर रहे हो तो भी आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो बेनिफिट है सेक्शन 54 में वो मिलेगा केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, अपना घर सेल कर रहे हैं तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप नए घर में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और पर्सन है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, तो आपको इस सेक्शन से आउट होना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे सेक्शन देखने पड़ेंगे बेनिफिट के लिए। ये जो सेक्शन है, इसका सेक्शन का बेनिफिट आप चाहे रेसिडेंट हो, आप चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आप कोई भी पर्सन हो, दोनों को मिल जाएगा। मतलब कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हाउस प्रॉपर्टी, उसको वो सेल करता है, सेल करने पर उसको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर वो उसका गेन क्या करता है, कोई इंडिया में ही नई हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करता है या फिर उसको कंस्ट्रक्शन में लगा देता है इस गेन को, तो नॉन रेसिडेंट के लिए भी ये जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और फिर उसको कोई जो है कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हो ना कि आप इस गेन को जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ये जो गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। जब इनकम ही एग्जेम्प्ट हो जाती है तो आपके हाथ में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। उसके बाद में ये जो है बेनिफिट वो किस पर मिलेगा, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। मतलब अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है प्रॉपर्टी को सेल करने पर तो आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना होगा, आपको यहाँ एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 50-60 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट विल या फिर इनहेरिटेंस में मिली है, इसको सेल करने पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बता रखी है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगी, आई कार्ड में भी आपको वो लिंक दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप जरूर चेक करें, उससे आपको कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना आ जाएगा। इसके साथ ही और भी काफी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज मैंने उस वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेक करें। उसके बाद में कितने का एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेट्स सपोज आपको 50 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और 50 के 50 करोड़ रुपए ही आप किसी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देती हैं, तो क्या आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा? देन आंसर इज नो। जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको इस सेक्शन में कितनी मिलेगी वो याद रखना, आपको 10 करोड़ रुपए की मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नाउ लेट्स सपोज, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपको जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन होता है आपको 12 करोड़ रुपए का। अब आप क्या करते हो, नया घर परचेज कर लेते हो, कितने का परचेज कर लेते हो, 8 करोड़ रुपए का। 8 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए नए घर में, तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और जो 4 करोड़ रुपए है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अगर आपने 12 करोड़ में से 10 करोड़ ही इन्वेस्ट किए, ठीक है, 10 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे 10 करोड़ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और 2 करोड़ रुपए पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अगर आपने 12 के 12 करोड़ खर्च कर दिए, 12 के 12 करोड़ आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, 12 करोड़ की नहीं मिलेगी, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की मिलेगी और 2 करोड़ रुपए पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ पर केवल 10 करोड़ रुपए तक का ले सकते हो। आपका कैपिटल गेन कितना भी हो, आप कितना भी इन्वेस्ट करें, उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम कितना, 10 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट आप इन्वेस्टमेंट का ले सकते हैं। ओके, अब ये जो नई प्रॉपर्टी है जो हम परचेज करेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट कराएंगे इन इंडिया, तो ये जो है इसकी टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट भी चेक करनी होगी। एक टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको नए घर का कंस्ट्रक्शन या फिर नया घर परचेज कराना होता है। तो देखिए, लेट्स सपोज आपने प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसफर की, जो डेट है वो है 24 मार्च 2026। 24 मार्च 2026 को आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल की, जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उससे आपने 1 साल के अंदर अंदर पहले ही कोई घर परचेज कर रखा हो, मतलब 24 मार्च 2025 या फिर उसके बाद में आपने पहले ही कोई घर परचेज कर लिया हो, ठीक है, 1 ईयर बिफोर आपने कोई घर परचेज कर लिया हो, फिर आपने घर का ट्रांसफर किया हो, या फिर आपने घर का ट्रांसफर कर लिया, आपके पास पैसे आ गए, अब आप उन पैसों को नए घर में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 साल का, ठीक है,
2 years आफ्टर आप घर को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो या तो आपने घर को 1 साल पहले परचेज किया हो, या फिर जब आपने ट्रांसफर किया है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपने परचेज कर लिया हो, मतलब 23 मार्च 2028 तक आपने परचेज कर लिया हो। या आप कहते हैं कि नहीं मुझे परचेज नहीं करना, मुझे तो कंस्ट्रक्शन कराना है, घर बनवाना है मुझको, तो यहाँ पर क्योंकि बनवाने में ज्यादा टाइम लगता है तो 3 साल का टाइम दे रखा है कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो फिर उस वाले केस में आप 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लें घर का। तो कंस्ट्रक्शन की डेट क्या होगी, 23 मार्च 2029, यहाँ तक आपको अपने नए घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है। अगर डेट 1-2 दिन भी आगे या पीछे होती है तो फिर आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये जो डेट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन डेट्स के अंदर अंदर ही आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। लेट्स सपोज हमने कोई नया घर परचेज कर लिया, उस घर में हमने शिफ्ट आउट कर लिया, उस घर में हम रहने लगे, उसके बाद में जो हमारा पुराना घर था हमने उसको सेल कर दिया, सेल करने से हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो यहाँ पर क्या उस गेन पर एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा? देन आंसर इज यस, मिल जाएगा। अगर आपने जो घर है जो परचेज किया था वो आपने 1 साल के अंदर अंदर ही परचेज किया हो, इससे पहले का परचेज करके ना रखा हो, तो आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर हमने घर सेल कर दिया, सेल करने के बाद में हमको जो गेन हुआ उस गेन से अब हम दूसरा घर परचेज करना चाहते हैं, एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर उसको परचेज कर लिया हो। या फिर हमने घर को सेल किया, अब हम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर उस घर का कंस्ट्रक्शन करा लिया हो, आपने एक रेसिडेंशियल हाउस बनवा लिया हो, रहने लायक आपका घर बन गया हो, तो आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, तो ये आपने जैसे ही प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करोगे आपके हाथ में कैपिटल गेन की इनकम अराइज हो जाएगी। किस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन की इनकम अराइज हुई? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको उस कैपिटल गेन इनकम पर टैक्स को पे करना होगा। अब यहाँ पर इसके बाद में लेट्स सपोज यहाँ पर इस जगह आपकी ITR फाइल करने की ड्यू डेट आ गई, ITR फाइलिंग ड्यू डेट आ गई। अब ITR की ड्यू डेट क्या होती है? 4 ड्यू डेट होती है, आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सैलरीड और पेंशनर हो तो आपको 31 जुलाई 2026 तक अपना ITR फाइल करना है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 का। बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है तो फिर 31 अगस्त 2026 तक, ऑडिट होना है आपका तो 31 अक्टूबर 2026 तक, और ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर 2026 तक ITR फाइल करना होता है। आपको अपनी ड्यू डेट देखनी है कि आपकी ड्यू डेट क्या है। आपकी ड्यू डेट आ गई, ओके। अगर ड्यू डेट तक आपने कोई घर परचेज कर लिया था या फिर कंस्ट्रक्शन करा लिया था तो आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ITR फाइल करते टाइम आपको इस गेन पर कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आप इस टाइम तक ड्यू डेट तक कोई घर परचेज नहीं कर पाए, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन करा पाए, क्योंकि 2-4 महीने में इतना आसान तो है नहीं कोई नया घर मिलना या फिर नए घर का कंस्ट्रक्शन कराना, राइट। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आप एक काम करो, क्योंकि गेन का पैसा कहाँ है? आपके अकाउंट में। यहाँ पर आपने ट्रांसफर किया, यहाँ पर गेन का पैसा आपके अकाउंट में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आप बैंक जाओ, बैंक जाकर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, एक नया अकाउंट खुलवाओ, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और जो कैपिटल गेन का पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर आपने पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, कब तक? ITR फाइल करने की ड्यू डेट तक। या तो आपने परचेज कर लिया हो, कंस्ट्रक्शन करा दिया हो तो बेनिफिट मिलेगा। अगर ना ही परचेज किया है ना ही कंस्ट्रक्शन कराया है, या फिर परचेज कर लिया, कुछ पेमेंट तो कर दिया, बाकी का पैसा तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो जो भी पैसा आपके पास कैपिटल गेन का पड़ा है उसको आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इस अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद में आपको इस गेन पर अभी कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद में जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, आप क्या करो, इस डेट तक कोई घर परचेज कर लो या फिर कंस्ट्रक्शन करा लो। परचेज करने का जो भी पेमेंट करोगे आप इस अकाउंट से करो, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो भी मटेरियल परचेज करोगे, लैंड परचेज करोगे, जो भी परचेज करना है वो पेमेंट आप यहाँ से करते जाओ। तो ये जो अकाउंट होता है एक रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट होता है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। आप अपने घर के खर्चे के लिए या घूमने फिरने के लिए इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। ये जो पैसा है डायरेक्ट आपके घर के परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए जाएगा। कब तक यूज करना है? परचेज करना है तो यहाँ तक यूज करना है आपको, और अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ तक इसमें से पैसा आपको यूज कर लेना है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस डेट तक तो इस अकाउंट को नहीं देखेगी,
ओके, 3 साल खत्म होने के बाद में, ट्रांसफर की डेट से 3 साल खत्म होने के बाद में अब गवर्नमेंट आपके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बैलेंस अमाउंट चेक करेगी। ओके, अगर कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इसमें रहता है, लेट सपोज आपने घर का परचेज कर लिया आपने, या फिर आपने इस डेट तक कंस्ट्रक्शन करा लिया, अब लेट सपोज 4 करोड़ रुपए का आपका अमाउंट था इसमें पड़ा हुआ था, आपने 2 करोड़ रुपए यूटिलाइज कर लिया, आपने घर बनवा लिया या परचेज कर लिया, 2 करोड़ रुपया अभी भी बचा हुआ है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो गवर्नमेंट 3 साल तक का टाइम देती है। यहाँ पर चेक करेगी, अगर कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा। ठीक है, तो वैसे तो जो है पैसा है उस पर आपको टैक्स यहाँ पे करना होता है, गवर्नमेंट ने तो आपको टाइम दिया है, उस टाइम तक आप यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है, यूटिलाइज नहीं करते हो तो आपको टैक्स पे करना होगा। नाउ लेट्स सपोज आप क्या करते हो कि इस तारीख तक आपने कोई लैंड परचेज करी घर को कंस्ट्रक्ट कराने में, ठीक है, कितने 2 करोड़ की लैंड परचेज कर ली थी, अभी आपके पास 2 करोड़ रुपए और पड़े हुए हैं, उस 2 करोड़ रुपए में आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा लो। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करा लिया, ठीक है, जितना अमाउंट आपका लग गया बैलेंस है तो उस पर टैक्स ले लेगी सरकार। नाउ लेट्स सपोज आपने केवल लैंड ही परचेज की, आपने उस पर घर नहीं बनवाया, तो उस वाले केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जो लैंड परचेज की है ये भी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है ना कि आपका घर बन जाना चाहिए, रहने लायक घर बन जाना चाहिए, बन गया तो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं करवाया तो 3 साल के बाद में इसका जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अब जो नई प्रॉपर्टी है, जो नया घर है आप बनवाओगे या फिर परचेज करोगे, उस घर को आपको 3 साल तक होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड होता है न्यू घर का वो क्या होता है 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आपको नए घर को रखना है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हो, उसको आप सेल कर देते हो, तो फिर क्या होगा, जितना भी कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हुआ था, जो बेनिफिट लिया था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इयर्स के लिए आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद में आप एक घर को सेल करते हो तो कितने घर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज कोई पर्सन है, उन्होंने मिस्टर एक्स है, उन्होंने हाउस सेल कर दिया। हाउस सेल करने पर इनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस हाउस का वो हुआ है 5 करोड़ रुपए का। अब ये 5 करोड़ रुपए उनको इन्वेस्ट करने थे नए घर में इन्वेस्ट करेंगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज इस पर उनको टैक्स पे करना होगा। लेट्स सपोज वो इसके 3 घर परचेज कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सेल किया, हाउस 1 परचेज किया, हाउस 2 परचेज किया एंड हाउस 3 परचेज किया। ठीक है, हाउस 1 इन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, ये इन्होंने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था और ये इन्होंने 4 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने 9 करोड़ रुपए का कर दिया। अब ये कहती है कि मेरा तो 5 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन था और मैंने 9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए घर में, क्या 9 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? देन आंसर इज नो। एक घर को सेल करके आप एक घर का बेनिफिट ही ले सकते हैं। ओके, घर आप कितने भी खरीद लो लेकिन फिर वो जो पैसा है वो आप अपनी पॉकेट से पे करोगे, गवर्नमेंट उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। तो एक घर का बेनिफिट ले लो। अब इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, परचेज प्राइस है, वो ज्यादा है, तो 4 करोड़ रुपए मान लो कि आपने इन्वेस्ट कर दिए और बैलेंस बचा 1 करोड़ रुपए, तो इस 1 करोड़ रुपए पर आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो पे कर दो। राइट, तो एक घर के बदले में आप एक घर का बेनिफिट ले सकते हैं। क्या एक घर को सेल करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको 2 घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देन आंसर इज यस, कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन के साथ में। जैसे कि आपका ये जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये होना चाहिए अप टू ₹2 करोड़। अप टू ₹2 करोड़ तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो आप उस गेन को 2 घर में इन्वेस्ट कर सकते हो, 2 घर आप परचेज कर सकते हो। और एक बार आपने ये बेनिफिट ले लिया 2 घर परचेज करने का, तो फिर आपको ये बेनिफिट फिर कभी भी फ्यूचर में नहीं मिलेगा, फिर आप एक घर सेल करके एक घर ही परचेज करोगे। राइट, तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल गेन था वो 5 करोड़ रुपए का था, तो यहाँ पर एक ही घर परचेज करने का ऑप्शन था, एक घर में ही इन्वेस्ट कर सकते थे। कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का है, 2 करोड़ रुपए उससे कम है तो 2 घर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पहले कभी इसका बेनिफिट ले चुके हो तो फिर आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनके पास 2 घर है, हाउस 1 एंड हाउस 2।
ये जो हाउस 2 है वो उसको सेल कर देते हैं, हाउस 2 को सेल करते हैं वो, और इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आता है 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर इनका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, ठीक है, 2 करोड़ से कम है, तो ये 2 घर खरीद के बेनिफिट ले सकती हैं। और लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि ये इससे पहले कभी भी इन्होंने 2 घर नहीं खरीदे थे, ये जो बेनिफिट है वो नहीं लिया था। अब इनको 2 घर पसंद आ गए, 2 अलग अलग सिटी में, एक हाउस 3 और एक हाउस 4 था। ये जो हाउस था 50 लाख का था, और जो हाउस 4 था ये भी 50 लाख का था। 2 घर इनको पसंद आ गए, तो क्या ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए 2 घर में इन्वेस्ट कर दिए, पूरी की पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मिल जाएगी। पूरा इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अब ये एक बार एग्जेम्पशन ले चुके हैं ना, अब ये क्या करेंगे, इन फ्यूचर कभी भी एक हाउस के बदले 2 हाउस का एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे, राइट? अब रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इनको क्या याद रखना है कि ये जो हाउस 3 और हाउस 4 इन्होंने परचेज किया था, ये इनको 3 साल तक मिनिमम होल्ड करके रखना है, उससे पहले ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर किया तो जो एग्जेम्पशन मिली थी ना, ये क्या होगा, इस पर इनको टैक्स पे करना होगा। ओके, अब लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर ये जो हाउस 1 है इसको सेल कर देते हैं और नया घर खरीदते हैं हाउस 5, तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस पे जो कैपिटल गेन होगा वो इनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज 3 साल का जो होल्डिंग पीरियड था वो खत्म हो गया, चौथे या 5वें साल वो इस घर को सेल करके दूसरा हाउस लेना चाहती हैं, ले सकती हैं, ले सकते हैं, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद में छठे या 7वें साल वो इसको सेल करके फिर दूसरा हाउस परचेज करना चाहती हैं, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से परचेज सेल तो चलता रहता है, बस आपको ध्यान रखनी है फिर ये जो नए घर है फिर आपको मिनिमम 3 साल तक होल्ड कर रखना है। मैक्सिमम बेनिफिट कितने का ले सकती हैं, 10 करोड़ रुपए तक का ले सकती हैं, और 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन है तो एक ही बार बेनिफिट ले सकते हैं 2 घर को परचेज करने का, उसके बाद में बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये था पूरा हमारा सेक्शन 54, ठीक है। इसको अब हम टेबल के थ्रू समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, ओरिजिनल एसेट क्या थी, हमारी रेसिडेंशियल हाउस, हमारा कोई घर या फ्लैट, हमें उसको ही सेल करना है, उसी का बेनिफिट इसमें मिलेगा। उसके बाद में ये जो रेसिडेंशियल हाउस है हम इसको सेल करके क्या परचेज कर रहे हैं, रेसिडेंशियल हाउस परचेज करेंगे, कहां पर, इंडिया में, ठीक है। तो घर या फ्लैट को सेल करके घर और फ्लैट ही हम परचेज कर पाएंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए तभी बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 10 करोड़ तक का एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज्यादा का गेन है आपका तो फिर आपको टैक्स पे करना होगा। आपको नई प्रॉपर्टी कब तक परचेज करनी है, परचेज करना चाहते हो तो 1 साल पहले तक आपने परचेज कर रखी हो, या ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर आपने परचेज कर ली हो। कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो ट्रांसफर के 3 साल के तक आपने कंस्ट्रक्शन कराया हो। अगर आपने ट्रांसफर करने से पहले कंस्ट्रक्शन करा रखा था और आप बोलते हैं कि मेरे को इसका एग्जेम्पशन बेनिफिट चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट आपको अवेलेबल हो जाएगा आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक, ठीक है। ड्यू डेट तक आपको वो पैसा इसमें ट्रांसफर करना है तो आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में 3 साल तक गवर्नमेंट वेट करेगी, 3 साल खत्म होने के बाद में उसका जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फिर उसके बाद में आपका लॉक इन पीरियड, नई जो असेट खरीदेंगे वो आपको 3 साल तक उसको अपने पास होल्ड कर रखना है। ओके, मैक्सिमम प्रॉपर्टी, एक घर बेच के एक ही घर खरीद सकते हैं, 2 घर खरीद सकते हैं अगर आपको 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन हो। और एक बार आपने ये बेनिफिट ले लिया फिर आपको जिंदगी में ये कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक घर सेल करके 2 घर का जो बेनिफिट है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है। और आपको क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, राइट, ठीक है। तो 54 हमने समझ लिया। अब सेक्शन है 54 ईसी। अब हमको ये जो 2 सेक्शन है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। सेक्शन 54 ईसी, ये सेक्शन क्या कहता है, आपने कौन सी एसेट सेल की हो, आपके पास ओरिजिनल एसेट क्या थी, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात कर रहा है, ठीक है। कौन क्या थी, कोई लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या फिर लैंड और बिल्डिंग बोथ। लैंड और बिल्डिंग मतलब लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, तो आपका घर हो सकता है, ठीक है, आपका ऑफिस हो सकता है, इसमें आपका शॉप, आपकी शॉप हो सकती है। ओके, तो ऑफिस है, शॉप है, उसको बेचकर आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, एग्जेम्पशन बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, सेक्शन 54 ईसी में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिस और शॉप का बेनिफिट
नहीं मिल रहा था, राइट। यहाँ पर केवल रेसिडेंशियल हाउस था। घर भी हो सकता है, मतलब अगर आपका रेसिडेंशियल हाउस आप सेल करना चाहते हो, उसका बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी आपको मिल जाएगा। आपकी कोई लैंड हो तो आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा, लैंड का बेनिफिट इसमें नहीं था। ओके, कोई बिल्डिंग हो, मतलब आपकी जो जमीन थी, जो लैंड थी, वो आपकी नहीं थी, वो गवर्नमेंट की थी, लीज पर थी आपकी, केवल घर बना हुआ था आपका, बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर फ्लैट है, फ्लैट में जमीन तो अपनी होती नहीं है, फ्लैट सेल करना चाहते हो तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके आप सेक्शन 54 में भी बेनिफिट ले सकते हैं, 54EC में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ सेल करके आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको उसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ तो आपने घर लिया था इंडिया में, यहाँ पर आपको नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, NHAI, RECL, PFC, IRFC, इस तरह की 6 बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हैं, तो इन्हीं बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, इस प्रॉपर्टी को सेल करके आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए, नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो और यहाँ पे बेनिफिट किसको मिलेगा, एनी एसएसी, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कंपनी है, फर्म है, LLP है, आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी जो असेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप बिजनेस में आपकी डेप्रिसिएबल असेट है, ठीक है, बिजनेस में जो डेप्रिसिएबल एसेट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो हो जाती हैं, लेकिन जब उसको सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उससे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अगर ऐसी एसेट है तो उस पर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में मैक्सिमम एग्जेम्पशन यहाँ पर 10 करोड़ तक का था, यहाँ पर 50 लाख तक का मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। मतलब आपकी कोई लैंड थी, ठीक है, कोई लैंड थी, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 60 लाख रुपए का, उसको सेल करके, तो आप 50 लाख रुपए के बॉन्ड परचेज कर सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। 10 लाख पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, मैक्सिमम बेनिफिट 50 लाख तक का ही इस सेक्शन में ले सकते हैं। बॉन्ड जो है वो कब परचेज करने हैं, विद इन 6 मंथ्स, मतलब आपने यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर आपके ITR फाइल करने की ड्यू डेट आ गई। ओके, ITR फाइल करने की ड्यू डेट आ गई, तो यहाँ पर क्या होता था, बीच में ITR फाइल करने की ड्यू डेट आती थी तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का ऑप्शन मिलता था, यहाँ पर वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर ITR फाइल करने की ड्यू डेट आ गई तो यहाँ तक आपको बॉन्ड्स परचेज करने हैं, या फिर आप अपना बिलेटेड ITR फाइल करो। बट बिलेटेड ITR फाइल करके काफी सारे बेनिफिट्स आपसे छिन जाते हैं, जैसे कि आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते, लेट फीस आपको पे करनी पड़ती है, तो वो जो है आपको फिर उन चीजों को भी देखना होगा। और बेनिफिट चाहते हैं हर चीज का, तो यहाँ तक आप बॉन्ड्स को परचेज कर लो, ठीक है। 6 महीने का टाइम है, कब से, जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तब से। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट की बात ही नहीं है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की, क्योंकि यहाँ पर कोई बेनिफिट ही नहीं है। लॉक इन पीरियड, आपको वो जो बॉन्ड्स हैं आपने परचेज किए 5 साल तक होल्ड करके रखने हैं। यहाँ तो जो प्रॉपर्टी थी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 साल तक होल्ड करके रखनी थी, यहाँ पर बॉन्ड्स को 5 साल तक आपको होल्ड कर रखना है। इन बॉन्ड्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, 5 साल के पहले कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते, और ना ही इन बॉन्ड्स को एज सिक्योरिटी आप रख सकते हो कि आपने एज सिक्योरिटी रखकर लोन ले लिया कहीं से, ठीक है, गिरवी रखकर आपने लोन ले लिया, वो आप नहीं कर सकते। आपको ये बॉन्ड्स जो है वो अपने पास ही रखनी है। ये जो बॉन्ड्स है वो हर साल आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ये इंटरेस्ट आपकी इनकम बन जाएगी, और इस इनकम पर, इंटरेस्ट इनकम पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड्स आप परचेज तो कर रहे हो, बट उसकी जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो होती है ना, ये भी आपको क्या करती है, हर साल इंटरेस्ट पे करती है, इसकी इंटरेस्ट पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी को सेल करके क्या आप मल्टीपल बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, 40 लाख रुपए का गेन हुआ था, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। लेट सपोज लैंड को सेल करने पर 40 लाख के हमने 2 बॉन्ड परचेज कर लिए, 20 लाख का एक बॉन्ड परचेज कर लिया और 20 लाख का एक बॉन्ड परचेज कर लिया। एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यस मिल जाएगी, पूरे 40 लाख की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल कंडीशन कोई नहीं है, और आपको इन्वेस्ट क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना है, उसकी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। 54EC फिनिश। अब बात आती है 54F की, सेक्शन 54F।
तो सेक्शन 54F क्या कहता है, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। मतलब ये तीनों ही सेक्शन किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पूरा टैक्स पे करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, तो रेसिडेंशियल हाउस का बेनिफिट लेना है 54F में मिल जाएगा, 54EC में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल हाउस सेल करके 54F में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई लैंड है उसको सेल करके बेनिफिट लेना चाहती हैं, 54 में नहीं मिलेगा, 54EC में मिल जाएगा, 54F में मिल जाएगा। अगर आपका कोई ऑफिस है, शॉप है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका बेनिफिट 54EC में मिल जाएगा, 54F में भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई अदर एसेट है, गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, डिबेंचर्स है, इनके सेल करने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी एग्जेम्पशन का बेनिफिट सेक्शन 54F में मिलेगा, ना ही 54EC में मिलेगा, ना ही सेक्शन 54 में मिलेगा। राइट, तो 54F जो है वो सारे असेट्स को कवर करता है, सारी कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को कवर करता है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। इसके बाद में जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो हमें अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो यहाँ पर भी रेसिडेंशियल हाउस परचेज करना होता है, यहाँ भी रेसिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, परचेज या कंस्ट्रक्ट हमें कराना होता है। बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। तो कंपनी है, फर्म है, LLP है, यहाँ सेक्शन 54F में बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेम कंडीशन है यहाँ पर कि आपकी जो डेप्रिसिएबल एसेट होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है, बट उस पर जो गेन निकलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ऐसी जो एसेट होती है तो उस वाले केस में एग्जेम्पशन का बेनिफिट सेक्शन 54F में मिल जाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट कितने का मिलेगा, 10 करोड़ रुपए तक का। तो सेम 54 की तरह है, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कब तक परचेज कर सकते हैं, 1 साल पहले तक, या फिर ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर, या फिर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर। 54 की तरह है, सेम चीज है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। 3 साल के बाद कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को गवर्नमेंट चेक करेगी, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो टैक्सेबल होगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आप परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट कराएंगे इंडिया में, 3 साल तक आपको उसको होल्ड कर रखना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट हुआ था टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 54F में कुछ ऐसी कंडीशंस है जो कि सेक्शन 54 एंड 54EC से एकदम डिफरेंट है, उसको हम समझ लेते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास एक हाउस 1 है, एक हाउस 2 है, इनके पास कुछ शेयर्स भी रखे हुए हैं, ये चाहते हैं कि इन शेयर्स को सेल कर दे। जब इन शेयर्स को सेल करेंगे तो उन पर उनको क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ओके। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा लेता हूँ। अब शेयर्स पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर एग्जेम्पशन का बेनिफिट किस सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 54F में मिलेगा, ना 54 में कवर होगा, ना ही 54EC में कवर होगा, ओके। तो इन शेयर्स को सेल कर जो गेन है उसको वो एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं, तो क्या वो इसका सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकते हैं? देन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 54F क्या कहता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उस टाइम पर आपके पास केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। बट मिस्टर एक्स के पास तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है, तो अगर वो इस पर सेक्शन 54F का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसको ट्रांसफर करने से पहले इनको कोई एक हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक घर को या तो वो सेल कर दें या फिर किसी अपने फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर दें, ठीक है, तभी वो इसका बेनिफिट ले पाएंगे सेक्शन 54F का। नाउ लेट्स सपोज मिस्टर एक्स क्या करते हैं, ये जो हाउस प्रॉपर्टी हाउस 2 इसको गिफ्ट कर देती हैं अपनी वाइफ को। अब वाइफ को गिफ्ट कर दिया, इनके पास से ये हाउस चला गया, तो यहाँ पर उनके पास अब केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी बची। अब वो चाहते हैं कि वो शेयर्स को सेल कर दें और सेक्शन 54F का बेनिफिट ले लें। मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज शेयर्स का जो सेलिंग प्राइस है वो है 5 करोड़ रुपीस का, ओके। शेयर्स को इन्होंने 10 साल पहले परचेज किया था 2 करोड़ रुपए में। यहाँ पर इनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स को सेल करने पर वो होता है 3 करोड़ रुपए का। सेक्शन 54
एंड सेक्शन 54EC, उसमें हम क्या इन्वेस्ट करते थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना होता था। इस गेन को हमें इन्वेस्ट करके दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करनी होती थी, और जितना इन्वेस्टमेंट हम कर देते थे हमको एग्जेम्पशन मिल जाती थी। लेकिन सेक्शन 54F क्या कहता है, आपको क्या इन्वेस्ट करना है, जो सेल प्रोसीड, नेट सेल कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हो रहा है, आपको वो इन्वेस्ट करना है। आपको जो पूरा पूरा पैसा आपके अकाउंट में रिसीव हुआ है वो आपको इन्वेस्ट कर देना है। तो क्या इन्वेस्ट करना है, नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस माइनस आपके जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सेल प्राइस में से जो ट्रांसफर के एक्सपेंसेस है वो माइनस करके आपका जो नेट सेल कंसिडरेशन आपके अकाउंट में आ रहा है वो आप क्या कर दो, पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट किस में करना है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, किसमें, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है, वो हम समझ चुके हैं। तो ये एक दूसरी कंडीशन है जो कि एकदम डिफरेंट है सेक्शन 54 एंड 54EC से। नाउ लेट्स सपोज मिस्टर एक्स क्या करते हैं, 2 साल के अंदर, 2 साल और 3 साल और 1 साल पहले, यही तो था हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने की टाइम लिमिट। अब वो 2 साल में एक नई हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं, 3 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, 3 करोड़ रुपए में नया घर परचेज करते हैं। अब देखो सेक्शन 54F होता या फिर 54EC होता तो उस वाले केस में क्या होता, 3 करोड़ रुपए का गेन हुआ और 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन सेक्शन 54F में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 5 करोड़ के 5 करोड़ इन्वेस्ट करने थे, 5 करोड़ के 5 करोड़ इन्वेस्ट होते या उससे ज्यादा इन्वेस्ट होते, तब जाकर ये गेन इनका एग्जेम्प्ट होता, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो इसी गेन पर लगेगा ना, तो ये इनका गेन एग्जेम्प्ट हो जाता। अब यहाँ पर इन्वेस्ट कितने हुए हैं, 5 करोड़ से कम इन्वेस्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इनको प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा एग्जेम्पशन का। तो प्रपोर्शनेट बेनिफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका जो लॉन्ग टर्म, जो आपका नेट सेल कंसिडरेशन है, नेट सेल कंसिडरेशन है आपका 5 करोड़ रुपए का, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 3 करोड़ रुपए का, और आपने अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है नई प्रॉपर्टी में, 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो 3 करोड़ डिवाइड बाय 5 करोड़ मल्टीप्लाई 3 करोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 करोड़। इतनी अमाउंट की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो एग्जेम्पशन जो है प्रपोर्शनेट मिलेगी और इस तरह से फॉर्मूला लगाकर मिलेगी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 करोड़ रुपए का, एग्जेम्प्ट यहाँ पर कितना होगा 1.8 करोड़। टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को 1.2 करोड़ का जो गेन है उस पर इनको टैक्स पे करना होगा। क्लियर, सेक्शन 54F। एक और थर्ड कंडीशन है, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। हमने क्या समझा था कि आप नया रेसिडेंशियल हाउस कब तक आपको खरीदना है, ठीक है। आपने जब ट्रांसफर की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसके 1 साल पहले आपने खरीद लिया हो, या फिर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसके 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर अंदर आपने परचेज कर लिया हो, या फिर आप अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करा लिया हो, ये हमने समझा था, ठीक है, टाइम लिमिट। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक की थी, कंडीशन क्या, सेक्शन 54F अगर आपको क्लेम करना है तो जिस दिन आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके पास ओनली 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आपको सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, ध्यान से समझिए, जिस दिन आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके 2 साल तक, इसके 2 साल तक आप किसी न्यू प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते। उसके 3 साल के अंदर अंदर आप किसी न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। मतलब अगर आपको सेक्शन 54F का बेनिफिट लेना है तो आप केवल उसी प्रॉपर्टी को परचेज करोगे या कंस्ट्रक्शन कराओगे उसी प्रॉपर्टी का जिसको आपको बेनिफिट लेना है, राइट। आप सोचो कि मैं इस प्रॉपर्टी पर तो बेनिफिट ले ही रहा हूं, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मुझे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है, मैं उसको और परचेज कर लेता हूं, ठीक है, मुझे एग्जेम्पशन तो एक ही पर मिलेगी, लेकिन मैं अपने पैसों से दूसरी प्रॉपर्टी और परचेज कर लेता हूं या फिर मैं कंस्ट्रक्शन करा लेता हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, केवल वो ही प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे या कंस्ट्रक्शन कराओगे जिसका आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, उसके अलावा आप किसी और को परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते। ओके, तो क्रक्स की बात करें तो क्रक्स क्या है इसका, सेक्शन 54F का, कि जिस दिन आप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो या कोई और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके
पास केवल एक घर होना चाहिए, एक घर के मालिक आप होने चाहिए, और इन शेयर्स को या कोई और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके जब आप दूसरी नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपके पास वो और होना चाहिए, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो और ले लो। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपके पास 2 घर हो सकते हैं। 2 से ज्यादा घर हुए तो आपको सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है सेक्शन 54F की, और ये कंडीशन और किसी सेक्शन में नहीं थी। सेक्शन 54 में मैंने आपको बताया था, सेक्शन 54 में कि आप एक घर बेच के 3 घर खरीद रहे हो, बेनिफिट आपको एक का ही मिलेगा। 2 घर खरीद लो, अपने पैसों से खरीदोगे, सरकार आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं करेगी, मैंने आपको बताया था। लेकिन इस वाले केस में सेक्शन 54F में ये कंडीशन है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई और घर ना परचेज कर सकते हो, ना कंस्ट्रक्ट करा सकते हो। इस टाइम के बाद में आप परचेज या कंस्ट्रक्शन करा सकते हो। क्लियर? तो यही मैंने टेबल में लिखा है कि उसके प्रॉपर्टी के बदले में आपको एक ही रेजिडेंशियल हाउस मिलेगा। यहाँ पर तो 2 था, कंडीशन के साथ में 2 ले सकते थे, यहाँ पर आप एक ही ले सकते हो। जिस दिन ट्रांसफर करोगे उस दिन आपके पास केवल एक ही रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, और उसके अलावा उसके बाद में ट्रांसफर करने के बाद में आप परचेज नहीं कर सकते 2 साल तक, या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते किसी और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। जिसका बेनिफिट ले रहे हैं केवल उसी का करा सकते हैं। और यहाँ पर अमाउंट क्या इन्वेस्ट करना होता है? नेट सेल कंसिडरेशन। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता था, यहाँ पर आपको नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। ओके, तो ये था पूरा सेक्शन 54, सेक्शन 54EC एंड सेक्शन 54F। मैंने अपना 100% दिया है कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में सारे प्रोविजंस को समझा पाऊँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ, कंटेंट लेके आ रही हूँ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।